आवाज जा रही है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा। हम्म, बसंत। हिमालय की बेटियां पढ़ लें, उसके बाद हम लोग जो है एक वो पढ़ेंगे, बाल महाभारत भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी जो है काफी मजेदार वो है, बाल महाभारत। महाभारत का नाम सुना है सब लोगों ने? यस यस सर। सर, देखे भी है। उस उसमें किसकी कहानी है? कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। किसी का माइक ऑन है, उसको ऑफ कर दीजिए। किसी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर दीजिए। देवराज, यस सर। अपना माइक म्यूट करिए। हाँ, ठीक है। यहाँ तक जो है हम लोग पढ़े थे, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था, है ना? और आइए पहले जो है जो 5 अभ्यास प्रश्न हमने जो है देखा था, उसको कितने लोग कर लिए हैं? सभी लोग कर लिए हैं कि किसी को समस्या भी आ रही है? सर हाँ। वो मतलब होमवर्क वाला नहीं भेजे थे अच्छा, आज भेज तो दूंगा। वही बना लिए, फिर नहीं भेजे। हम देखे कि नहीं आया, तो वो पहले वाला पीडीएफ था ना एक्सरसाइज का, वो उससे बना लिए थे, तब फिर नहीं भेजे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं भेज दूंगा। ये कह रहा हूँ कि इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या हुई हो तो फिर से पूछ ले, नो अगर सर। किसी का ना बन पाया हो तो आगे सेकंड ऑप्शन का जो है, अरे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, ये गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में, पढ़िए और तुलना कीजिए। तो इन तीनों कविताओं को पढ़ना है। ये तीनों कविताएं कहाँ मिलेंगी आपको? यूट्यूब पे मिलेंगी या जो है गूगल पे मिलेंगी। इनको सर्च करना है, इनको नोटबुक में लिख करके इसको एक दो बार पढ़ना है, और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इन सभी कविताओं की तुलना करनी है, एक दूसरे से कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? कल्पना करना। क्या करना है? कल्पना। कल्पना नहीं, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। कौन कौन सी कविताओं में? गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, इनकी कविता है हिमालय और हम, है ना? इसको आपको यस। नेट पे मिल जाएगी, सर्च कर लेना गूगल पे। हिमालय और हम कविता लिखोगे तो तुरंत आ जाएगा उनका। फिर रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हिमालय, है ना? हिमालय कविता लिखोगे रामधारी सिंह दिनकर तो तुरंत आ जाएगा इनका भी। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में, इसको भी सर्च करोगे ये भी आ जाएगा। और अगर एक आध नहीं मिल जाता है तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, इनकी कविताएं यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। ठीक, तो ये तीनों कविता खोज लोगे सब लोग सर्च करके? सबको आवाज जा रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। करना है। हेलो, हेलो। यस सर। खोजने के यस बाद सर। क्या करना है? पढ़ना है।
और तीनों कविताओं में आपस में कंपैरिजन करना है कि उसमें हिमालय के बारे में क्या कहा गया है, फिर दूसरी कविता में हिमालय के बारे में क्या कहा गया है, फिर तीसरी कविता में हिमालय के बारे में किस किस प्रकार का वर्णन किया गया है ना। तीनों का जो है कंपेयर करना है आपस में। कर लोगे सब लोग? यस सर। अच्छा ठीक है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए जो है आज केवल एक ही क्वेश्चन पे जो है आप लोगों को छोड़ देता हूँ। कल केवल इसी क्वेश्चन का हिमालय जो है क्या बोलते हैं आपको करके लाना है। 3 कविताएं आपको जो है खोजनी है, पढ़नी है, उसके बाद कंपेरिजन करके उसका जो है एक समरी तैयार करके भेजना है ना। तो एक ही क्वेश्चन पे आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, इसको जो है आप लोग आज करिएगा, ठीक है। ओके, हेलो, बीच बीच में एक दो लोग आंसर दिया करो। यस सर। हाँ ठीक है। तो अब जो जहाँ पे हम लोग पैराग्राफ पे जो है रिवीजन किए थे, जहाँ तक उसके आगे से जो है हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ से पढ़ना है कालिदास की विरही यक्ष में, है ना। कालिदास की विरही यक्ष में, अब देखिए कालिदास जो है ये संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने 3 नाटक लिखा है और 2 महाकाव्य लिखा है, जिसमें से एक, और 2 गीत काव्य लिखा है, जिसमें से एक गीत काव्य है मेघदूत। मेघदूत में इन्होंने वर्णन किया है विरही यक्ष, यक्ष का वर्णन किया है। यक्ष को जो है श्राप मिला रहता है और ये हिमालय पर्वत पर जाकर के निवास करता है, और उस समय ये जो है अपनी पत्नी से दूर रहता है, पर्वत के ऊपर रहता है, और बरसात के मौसम आते हैं तो ये जो है अपनी यक्षिणी को याद करता है और मेघ को दूत बना करके, बादलों को दूत बना करके भेजता है। 1 मिनट रुकना सब तो। हेलो हेलो, सर आप म्यूट किए हुए हैं। सॉरी। हाँ अब जा रही है। यस सर। अच्छा ठीक, हाँ 1 मिनट।
हाँ, तो हम लोग जो है यहाँ पर थे ना, कालिदास, ये दिख रहा है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, अपने मेघदूत मतलब मेघ को दूत बना करके भेज रहा था। दूत मतलब समझते हो क्या होता है? वो भेजने वाला संदेश वाहक। हाँ, संदेश वाहक होता है। तो मेघ को दूत बनाया था और उसने कहा था कि बेत्रवती, बेत्रवती जो है इसका नाम जो है, दूसरा नाम बेतवा नदी है ना। बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब कि बेतवा नदी जो है तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको प्रेम का प्रतिदान देते जाना। उसको जो है जब वहां पहुंचना तो खूब वर्षा करना, और वो जो सूखी हुई नदी है वो क्या हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। तुम्हारा पानी पाकर, तुम्हारा जो है वर्षा का जल पाकर के वो प्रफुल्लित हो जाएगी। तुम्हारी वो प्रेयसी, तुम्हारी वो प्रेयसी मतलब प्रेयसी मतलब कि प्रेमिका, तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ऐसा जो है कौन कह रहा है? कालिदास का जो है यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेघदूत से कह रहा है। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। ये लेखक कह रहा है कि ये बात जो है कालिदास ने जो अपने रचना में मेघदूत में कहा है, ये बात मुझे हिमालय पर आकर के जब ये मैं चंचल नदियों को देख रहा हूं तो मुझे तुरंत याद आ गया। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। मतलब नदियों का सचेतन मतलब कि चेतन के साथ, मतलब कि जीवंत, है ना, रूप पसंद था। मतलब कि नदियों में भी जीवन विद्यमान है, वो भी जो है क्या है, एक जो है क्या बोलते हैं कन्या की तरह है। वो भी जो है क्या बोलते हैं किसी से प्रेम करती है। जैसे बेतवा नदी जो है किससे प्रेम करती थी? मेघदूत से प्रेम करती थी, मेघ से प्रेम करती थी। क्यों? क्योंकि बारिश गर्मियों में वो सूख जाती थी, और बारिश के मौसम में जब बारिश होती थी, मेघ आकर के पानी बरसाता था, तो वो फिर से जो है हरी भरी फूली हो जाती थी। मतलब कि पूरा पानी उसमें जो है बहने लगता था। तो इस तरह से जो है कवि, महाकवि कालिदास ने जो है वर्णन किया है। और लेखक आगे कह रहा है, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जो कोई भी अगर कोई पहाड़ों पर जाकर नदियों को देखेगा और समतल मैदानों में देखेगा। पहाड़ पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई गया होगा कहीं पहाड़ पे, जैसे कोई हरिद्वार गया होगा घूमने, या जम्मू कश्मीर गया होगा घूमने, या जो है क्या बोलते हैं दार्जिलिंग गया होगा घूमने। मैं दार्जिलिंग गया था, मैंने वहां पर जो है देखा था कि नदियां किस तरह से पहाड़ों से जो है गिरती हैं। और वहां पर एक जो है डैम भी बना हुआ था, उस पे उसको भी मैंने देखा था, काफी अच्छा डैम था। तो इस तरह से जो है नदियां जो है पहाड़ों से जब निकलती हैं तो उनकी धाराएं बहुत पतली होती हैं, लेकिन जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो वो बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे कभी कभी देखते होंगे आप जो है क्या बोलते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा। बिहार का शोक गंगा जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी को कहा जाता है। हाँ, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी में हर वर्ष बहुत भयंकर बाढ़ आती है और आसपास के गांवों को तबाह करते हुए चली जाती है ना। नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो भयंकर बाढ़ आ जाती है। तो वहां पर जो है क्या करना है कि कवि का कहना है कि पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में अगर दोनों जगह पे हम अगर इस तरह से देखें नदियों को, और दोनों की जुदा जुदा शक्लें दिखाई पड़ेंगी। मतलब कि पहाड़ों पर जो है दूसरे तरीके से वो बहती हुई दिखाई पड़ेगी, और मैदानी क्षेत्रों में दूसरे तरीके से। तो वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा। किस नतीजे पे पहुंचेगा? कि ये भी जो है जन्म के समय क्या है, जो है कन्या की तरह जो है छोटी है, नटखट है, खेलती कूदती जो है आगे बढ़ रही है। और जब मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो ये पूरा महिला का रूप धारण कर लेती है, पूरा महिला की तरह जो है इसका स्वरूप हो जाता है, पूरा विकराल रूप हो जाता है।
तो ऐसा जो है मानना है किसका, लेखक का। लेखक कौन है, इस पाठ को किसने लिखा है? सर नाम है कोई बताइए, कोई एनीवन, इस पाठ का लेखक कौन है? ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, नागार्जुन। नागार्जुन सर। आगे क्या है, आगे लास्ट पैरा बच रहा है, काका कालेकर। देखिए काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, ये भी क्वेश्चन आया था ना, कल कल मिला था हम लोगों को अभ्यास प्रश्न में। और क्यों कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। अब ये नागार्जुन जी कह रहे हैं कि काका कालेकर ने तो इसको माता कहा है नदियों को, लेकिन अगर कोई माता बनता है तो उससे पहले वो जो है बेटी होता है ना। तो अगर हम जो है उसको बेटी के रूप में, अरे बेटी के रूप में देखते हैं तो कौन सा हर्ज है। थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो, मतलब कि इन्हीं में हम जो है अपनी प्रेमिका खोजे नदियों में, तो कौन सा, कैसा रहेगा, कैसा लगेगा, है ना। ममता का एक और भी धागा है, ममता का एक और भी धागा है, वो क्या है, जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, मतलब कि हम इनको जो है बहन के रूप में भी देख सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, लेखक कह रहा है, कब हुई थी, थोलिंग, तिब्बत की बात है। वो तिब्बत गया हुआ था, मन उचाट गया था, मतलब कि वहां पर रहते रहते उसका मन जो है क्या हो गया था, उचाट हो गया था, व्यतीत हो गया था। तबीयत ढीली थी, तबीयत क्या हुई थी, कमजोर हो गई थी, मतलब कि उसको जो है कुछ समस्या हो गई थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, सतलज नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। और जब हम नदी के किनारे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, पैर को जो है पानी में जो है लटका करके बैठते हैं, है ना। उसमें छपछैया खेलते रहते हैं, पैर आगे ऊपर नीचे पटकते रहते हैं, है ना। तो लेखक भी ऐसे बैठ गया और अपना पैर पानी में क्या किया, अपना पैर क्या किया, लटका दिया पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, उस बहते जल ने, प्रगतिशील मतलब कि निरंतर बहते, निरंतर गति में जो है जल ने क्या किया, असर डाला, मतलब कि असर हुआ उसका, तन और मन ताजा हो गया। जब पानी में वो पैर काफी देर तक रखा था तो उसका तन और मन, मतलब कि शरीर भी ताजा, शरीर में भी ताजगी आ गई। जैसे हम बहुत थके रहते हैं और स्नान कर लेते हो तो क्या होता है, हमारा शरीर दूर हो जाता है। सारा थकान दूर हो जाती है। और इसी तरीके से अगर हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ धुलते हैं, पैर धुलते हैं, मुंह धुलते हैं, तो एक तरह से हमारे शरीर में ताजगी आ जाती है। उसी तरीके से लेखक परेशान था और उसका जो है मन जो है किसी तरह से व्यथित था, तो जा करके नदी के किनारे बैठ गया, पैर अपना उसमें डाल दिया पानी में, और जल बह रहा था लगातार और ठंडा जल था, तो इस वजह से उसको क्या हुआ, उसका तन और मन दोनों ताजा हो गया, है ना। अब देखो तिब्बत में जो सतलज नदी है, तिब्बत जो है पहाड़ी क्षेत्र है ना। तिब्बत जो है किस किस जो है उसमें पड़ता है, तिब्बत पे चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है ना। यस और और तिब्बत की जो क्या बोलते हैं दलाई लामा का नाम सुने होंगे। यस सर। हाँ, वहाँ के जो है वो सब वो प्रतिनिधि हैं, और उनको जो है चाइना ने निष्कासित कर दिया है, वो भारत में रहते हैं, है ना। और अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि तिब्बत को आज़ाद किया जाए, चाइना जो है तिब्बत को आज़ाद करे, है ना।
तो तिब्बत से कई सारी नदियां निकलती हैं। जब आप हिमालय पे जाओगे तो वहां पर तिब्बत भी एक जो है छोटा सा राज्य की तरह वहां पर आपको मिलेगा। वहां पर बहुत सारे लोग जो है यात्रा करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। तो ये सब जो है, जब उसका मन जो है शांत हो गया, ताजा हो गया, तो वो गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। हुआ मुदित मन मतलब कि मन जो है क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। और जितनी खुमारी थी, जितना जो है उदासीपन था, वो सब जो है दूर हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर क्या करूं? बलिहारी जाऊं, मतलब कि पूरी तरह से अपना बलिदान कर दूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। तुम बेटी, ये बाप हिमालय, तुम बेटी हो, ये हिमालय क्या है? तुम्हारा पिता है। बाप का मतलब पिता होगा ना। यस सर। हाँ, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित है, तुम्हारे लिए चिंतित है। क्यों? क्योंकि तुम इससे अलग हो रही हो, तुम जो है इससे जो है बिछड़ करके कहाँ जा रही हो? मैदानी क्षेत्रों में जा रही हो, फिर समुद्र में जाकर के मिलोगी। तो ये तुम्हारे लिए चिंतित है, फिर भी क्या है? चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, इस जो प्रकृति है, ये जो नेचर है हमारा, इसके जो नाट्य मंच है, इसके चित्रित पट पर, इस पे जो है लीलाएं जो हो रही हैं, जो नदियां जो है खेल रही हैं, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हिमालय की जो छाप है, हिमालय का जो सौंदर्य है, वो बहुत ही अद्भुत है, मतलब कि दर्शनीय है, देखने योग्य है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन सतलज, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा जो है लेखक के मन से निकलने लगा, और लेखक क्या हुआ? गुनगुनाने लगा। और जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो क्या करते हैं? कोई ना कोई गीत गुनगुनाते हैं, है ना। जब हमारा मन प्रसन्न होता है, जैसे हम कुछ काम करते रहते हैं घर में, पढ़ाई करते रहते हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगते हैं, है ना। खाना बना रहे हैं, मम्मी का सहयोग कर रहे हैं, मन किया तो जो है कुछ ना कुछ गाने लगते हैं। इस तरह से जो है लेखक भी गुनगुनाने लगा। तो ये पूरा चैप्टर था हम लोगों का। और ये चैप्टर जो है इसमें हमने जो है आपको पहले दिन जो है कल 5 क्वेश्चन दिया था, आज केवल 1 क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। लेकिन इसके आगे के जो अभ्यास प्रश्न है, उसको हम खाली एक बार पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या है ना। अभी कल करना नहीं, कल आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक। तीसरे नंबर, सर जो के आगे है जो सेकंड का देखो कई लोग अपना उसका माइक माइक जो है म्यूट नहीं किए हुए हैं, इस वजह से आवाज साफ नहीं आ रही है। तो एक लोग जिनको बोलना हो वही अपना माइक ओपन करें, और सभी लोग म्यूट रखें। हाँ निश्चित, बताइए। हेलो। सर सेकंड का जो है हेलो, सर साहब आवाज कट रही है। ओके सर, टाइप कर देते हैं। क्या बोल रहे थे? अब आ रही, बोलो। बोल रही हूँ ना कि सेकेंड लेख से आगे है, जो सेकेंड का समझ में नहीं। हेलो हाँ, सर, लेख से आगे सेकेंड का नहीं समझ में आया। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, गोपाल सिंह नेपाली की कविता है ना। गोपाल यस सिंह सर। नेपाली ने जो है हिमालय और हम नाम की कविता लिखी है एक। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुने होंगे, इन्होंने जो है हिमालय कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है हिमालय के आंगन में ये कविता लिखी गई है। तो इन तीनों कविताओं को जो है पढ़ना है। अगर
इन तीनों कविताओं को क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना, उसको लिख। सर क्या करना है? तीनों कविताओं को पढ़ना है और आपस लिखना भी है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों बार बार कट जा रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो मिष्टी समझ में आया कि क्या करना है? नो सर, आप पत्थर के आवाज आ रहा तो नहीं समझ में आया। अच्छा, ये तीन कविताएं हैं, देखो, हिमालय और हम, और दिनकर जी की हिमालय कविता है, और जयशंकर प्रसाद जी की हिमालय के आंगन में। ये तीन कविताएं हैं। इसको आपको नेट पे सर्च करके पढ़ना है ना? और तीनों कविताओं का आपस में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। जैसे आप तीन लोगों का कंपैरिजन करते हो ना, जैसे मान लो कौन कौन है, देवराज है, उसके बाद प्रियांशु है, फिर अभिनय है। तो आप तीनों लोगों का जो है जब कंपैरिजन करोगे तो किसी की कुछ आदतें होंगी, कोई जो है अच्छा खेलता होगा, कोई अच्छा गाता होगा, है ना, कोई अच्छा जो है क्या बोलते हैं लिखता होगा, राइटिंग अच्छी होगी। तो इस तरह से जो है कंपैरिजन करना है ना? तो ओके सर। ये जो तीन कविताएं हैं इनको पढ़ना है सर्च करके नेट पे, और उसके बाद नेट पे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं देखता हूँ, मैं सर्च करके नहीं होगा तो असाइनमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर ओके के। सर। हाँ, तो वहां पे देख लेना, पढ़ करके कंपैरिजन करके तुलना कीजिए, तुलना करना है और एक पेज में लिख लेना, उसको सेंड कर देना, बस इतना सा करना है। फिर ओके अगला क्वेश्चन क्या है? यह लेख 1947 में लिखा गया था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नागार्जुन जी ने कब लिखा था? 1947 में। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? 1947 से नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? जैसे 47 में नदियों पर इतने ज्यादा बांध नहीं बनाए गए थे। जो पानी से बिजली उत्पादन होता है, जो डैम बनाए जाते हैं, डैम जानते हो ना? यस हाँ, तो यस सर। जो डैम बनाए जाते हैं, इतने ज्यादा डैम नहीं बनाए गए थे, और इसकी वजह से, डैमों की वजह से पानी जो है डैम में इकट्ठा हो जाता है और थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाता है, जिससे बिजली बनाई जाती है ना? और गर्मी के दिनों में डैम में पानी ज्यादा एकत्रित कर लिया जाता है, और मैदानी क्षेत्रों में नदियां एकदम सूख सी जाती हैं, है ना? नदियों के किनारे के जो जंगल थे वो समाप्त हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से नदियों में कटान बहुत ज्यादा होता है। नदियां जो है बाढ़ में गांव का गांव साफ कर दे रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसी कारण से हो रहा है ना? तो ये सारा चीज जो है आपको समझना है, अपने जो है भैया से या मम्मी पापा से बात करना है कि नदियों में जो है क्या क्या परिवर्तन हो रहा है,
या नेट पे भी सर्च कर सकते हो, है ना। तो उस वहां से देख सकते हो कि किस तरह का जो है परिवर्तन नदियों में हुआ है। 1947 से हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। 1947 में। और ये लेख उसी समय लिखा गया है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, अपने संस्कृत शिक्षक से सर अब पूछिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब दिख रहा है। यस सर। यस सर। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। किससे पूछोगे? संस्कृत टीचर से। संस्कृत टीचर को जानते हो? सर आप ही हैं। अच्छा, हम ही हैं। यस सर। हम तो नहीं पढ़ाए हैं संस्कृत आप लोगों को। तो अभी तो हम लोग कोई पढ़ा नहीं रहा है। अच्छा, तो मैं तो क्लास 10 में पढ़ा रहा हूँ ना संस्कृत। तो आप हम लोग को बता सकते हैं शायद। अच्छा, शायद बता सकते हैं। सर बोले थे कि संस्कृत और हिंदी दोनों यही सर मुकेश सर पढ़ाएंगे। कौन सर बोले थे? और प्रभाकर सर उस दिन है बोले थे। अच्छा, प्रभाकर सर आपसे बोले थे? नहीं, सबसे बोले थे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, संस्कृत भी हम लोग पढ़ लेंगे बीच बीच में, है ना। 2 दिन संस्कृत पढ़ लेंगे, 3-4 दिन जो है हिंदी पढ़ लेंगे सप्ताह में, है ना। तो अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। देखिए, देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि देवता लोग वहां पर निवास करते हैं, वहां पर देवताओं की आत्मा निवास करती है। जैसे भगवान शंकर का निवास स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत पे। कहाँ पे है? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत कहाँ है? हिमालय में। कहाँ है? हिमालय। हिमालय में। और जितनी नदियां निकलती हैं वो सब हिमालय से निकलती हैं। जितने ऋषि महात्मा होते हैं सब तपस्या करने के लिए कहाँ जाते हैं? हिमालय पर्वत पे। क्योंकि वहां पर कई सारी गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में बैठकर वो लोग सालों साल तक तपस्या करते हैं बैठ के। मतलब कि अपने आप को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वो सालों साल बिना खाए पिए बैठे रहते हैं वहां पर। नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, एक बार तपस्या किए थे वहां पे, और कई सालों तक वहां पर बिता करके आए हैं वो, है ना। कई सारे आश्रम भी बने हुए हैं वहां पर हिमालय पर्वत पे, जहां पर लोग निवास करते हैं। तो इस तरह से जो है, इसीलिए जो है हिमालय को देवात्मा कहा गया है। क्यों? क्योंकि हिमालय में जो है कई सारे देवों की आत्मा का निवास है। मतलब कि क्या है, कई सारे ईश्वर रहते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि भगवान शंकर रहते हैं, है ना। अगला है अनुमान और कल्पना। क्या है? अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। क्या कहा है? हिमालय की बेटियां। लेकिन आपको अगर नदियों को जो है देखना हो और उनके बारे में जो है कुछ कहना हो तो आप लोग क्या कहोगे? नदियों को क्या, किस किस कैसे जो है, कौन सा संबंध आप रखना चाहोगे नदियों के साथ? बहन का, भाई का, बहन का, माता का, है ना। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, है ना। तो क्या कहना चाहोगे आप लोग डिसाइड कर लेना अपना अपना।
कि नदियों को आप किस रूप में देखना चाहते हो, और उसके बाद नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। जैसे देखिए, नदियों की सुरक्षा के लिए नदियों के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं, है ना। गंगा नदी के सफाई अभियान चल रहा है, उसमें अरबों खरब रुपए खर्च होते हैं। उसके लिए अलग मंत्रालय बना गया, क्या बोलते हैं, जल संसाधन मंत्रालय बनाया गया नदियों की विकास के लिए। नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता करनी है, समझनी है, उसके बाद जो है अपना सुझाव देना है। इस तरह की कल्पना आपको करनी है। नंबर 2 है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। नदियों से हमको क्या क्या मिलता है, कोई बताइए, कौन कौन सा लाभ होता है नदियों से? कावेरी। ये तो नदी का नाम है ना। नदियों से जो है हम लोगों को क्या लाभ मिलता है? हाँ, की कमी नहीं होती है। क्या होता है? नदियों से हमको पानी मिलता है ना। यस नदियों सर। से किसानों को पानी मिलता है, नहरों के माध्यम से भेजा जाता है ना, है ना। नदियों पर बांध बना करके हम बिजली उत्पादन करते हैं, है ना। नदियों में नौका विहार करते हैं, बहुत सारे लोग, पर्यटन स्थल होते हैं नदियों के किनारे जहां पर लोग घूमने जाते हैं। इसी तरह से नदियों से और बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं, जैसे कि जल मार्ग का निर्माण किया जाता है। नदियों में जो है जहाजें चलाई जाती है, बोट चलाई जाती है, और उससे जो है सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है। और जो जैसे सड़क मार्ग से जब हम सामान ले जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है, नदियों के मार्ग से ले जाते हैं तो समय कम लगता है, और उसमें ईंधन भी कम लगता है, ऊर्जा भी कम लगती है, और सामान जल्दी पहुंच जाता है ना। जैसे समुद्र के रास्ते से पोरबंदर पे जो है, बंदरगाहों पे हम जो है क्या बोलते हैं, सामान एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, उसी तरीके से नदियों के माध्यम से हम अपने देश के बीच में जो है सामान इधर उधर ले जा सकते हैं। जल यातायात जो है जिसको कहते हैं, है ना। तो इस विषय पर क्या करना है, 20 पंक्तियां का एक निबंध लिखना है, 20 लाइन का एक निबंध लिखना है। सभी लोग सोचना विचारना, उसके बाद जो है इस पे बात करना। फिर भाषा की बात है। कौन सी बात है? भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। अर्थ कैसा बन जाता है? अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण, उदाहरण क्या है? जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रेरित होती थी। नंबर 2 है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो जो दूसरे चैप्टर हैं वहां से इस तरह के तुलनात्मक शब्दों का चयन करना है। नंबर 2 क्वेश्चन है इसमें, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव सजीव हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो, अब हिमालय का कोई कंधा तो होता नहीं है, लेकिन हिमालय के मतलब कि उस पे जो है अगर कुछ चोटियों पे चढ़ रहा है तो उसको कंधा बता रहा है। चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब नदियां लोक माता तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है कवि ने उनको जो है लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए जिसमें कि
निर्जीव वस्तु को सजीव बना करके बताया गया हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। विशेषण और विशेष, ठीक। महिला, महिला कैसी होती है? चंचल होती है ना। जैसे वर्षा कैसे होती है? मूसलाधार होती है। विशेष शब्द क्या है? वर्षा। और विशेषण क्या है? विशेषण क्या है वर्षा का? मूसलाधार। मूसलाधार, है ना। जंगल कैसा होता है? घना। घना। और नदियां कैसी होती हैं? चंचल, चंचल। है ना। आंगन कैसा होता है? समतल। और महिला कैसी होती है? संभ्रांत, है ना। संभ्रांत। इस तरह से जो है एरो से सबको मिलाना है, मिला लेंगे ना? सभी लोग मिला लेंगे ना? यस सर। हाँ। अभी कई सारा है इसमें जो है, इसको बाद में जो है हम लोग फिर से जो है कल देखेंगे, क्योंकि जो है ना आप लोग बोर हो जाओगे ज्यादा अगर व्याकरण पढ़ लेंगे तो। कुछ लोग जो है थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे होंगे, है ना। सर होमवर्क में क्या दीजिएगा? होमवर्क में जो सेकंड है लेख से, उसका केवल एक क्वेश्चन लिखना है, सेकंड वाला क्वेश्चन जहां किए थे, जहां तक किए थे कल, है ना। उसके आगे का केवल एक क्वेश्चन और करना है बस। सर कल असाइनमेंट करके वो नहीं आया था। हाँ अभी मैं भेज दे रहा हूँ, आज भेज दे रहा हूँ। और कुछ? आज वो उसी को अपलोड कर देंगे सर। हाँ आज अभी मैं भेज दे रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। कल से ये चैप्टर जो है हम लोगों ने 2 बार रिवीजन भी कर लिया है। कल से हम जो है बाल महाभारत पढ़ेंगे 2-4 दिन, है ना। और तब तक जो है इसके अभ्यास प्रश्न 2-2 4-4 क्वेश्चन करके हम लोग जो है लिख लेंगे, ठीक है। ठीक सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 10 बजे, है ना। बाय सर। ओके बाय, थैंक बाय यू, सर। बाय सर। बाय।